चुकी हैं, आज चर्चा भी थी, एक कैबिनेट और होगी, उसके बाद ये पास हो जाएगा। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की नई फिल्म नीति को मंजूरी मिल गई है और जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग करने के लिए नए डेस्टिनेशन और कई रियायतें देने का ऐलान किया गया है। वहीं गढ़वाली, कुमाऊं और साथ ही जौनसारी में भी फिल्म बनाने वालों की सब्सिडी 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई। पर्वतीय क्षेत्रों में नई लोकेशन पर शूटिंग करने वालों को 5% अतिरिक्त और फिल्म में उस लोकेशन का नाम दिखाने पर 5% और सब्सिडी मिलेगी। खास बात यह है कि स्थानीय कलाकारों को फिल्म में मौका देने वालों को 10 लाख रुपए अलग से मिलेगी, जो कि छात्र किसी मान्यता प्राप्त फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से पढ़ाई करेंगे। उन्हें सरकार 50% जनरल और 75% SC, ST, OBC को छात्रवृत्ति भी देगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ सिनेमा हॉल खोलने वालों को एक पूरी तरह से आप देखिए कवायद शुरू की गई है, लेकिन काफी उम्दा कदम ये उठाया गया है और मुफ्त यहाँ 25 लाख रुपए की राशि भी मिल जाएगी। फिल्म नीति हमने प्रस्तावित की है उत्तराखंड में फिल्म निर्माण से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास और फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देने के नज़रिए से उसको बनाया गया है। साथ ही जो उत्तराखंड की प्रतिभाएं हैं उनको फिल्मों में मौका मिले, टेक्नीशियंस के रूप में उनको मौका मिले, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। जो सब्सिडी है फीचर फिल्मों के लिए पहले 1.5 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 3 करोड़ किया गया है। स्थानीय भाषा की फिल्मों की सब्सिडी को 8 गुना बढ़ाया गया, जो पहले 25 लाख थी उसको बढ़ा के 2 करोड़ किया गया है। अगर कोई इंटीरियर लोकेशंस पे शूट करता है तो उसमें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी है। अगर कोई उन नामों का उल्लेख करता है हमारे प्रदेश की जगहों का जहां शूट हो रही है, उसमें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी रखी है। जो प्रदेश के बच्चे जिनका छात्र के रूप में एडमिशन होगा किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उनकी जो फीस है उसको भी आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए 75% और सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 50% जो फीस है उसको सरकार रिम्बर्स करेगी। तो छाती में इन्फेक्शन के बाद तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी को यहां एयरलिफ्ट कर आगरा के देहरादून में लाया गया है और उन्हें बलुपुर स्थित सर्जरी जो अस्पताल है यहां पर भर्ती कराया गया है। ये सिनर्जी अस्पताल है जहां पर भर्ती कराया गया है और सिनर्जी के ही MD कमल गर्ग ने बताया कि जगतगुरु को छाती में इन्फेक्शन थी और उनकी हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहां सिनर्जी अस्पताल पहुंचकर आप देखिए किस तरह से मौजूदगी देखी गई है। जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज जी का कुशल होने का पूरी तरह से समाचार पाया गया है और बाबा केदारनाथ से जगतगुरु से आप देखिए किस तरह से बातचीत भी हुई, लेकिन जगतगुरु के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई। बताते चलें कि हाथरस में श्री राम कथा सुनाते समय तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु यहाँ पर स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया था, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। तो उत्तराखंड में शूटिंग अभ्यास के लिए खिलाड़ियों को अब जल्द ही शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य के गृह सचिव और DGP को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए थे। वहीं शूटर्स को शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है और खेल मंत्री का कहना है कि कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओर से उन्हें समस्या से अवगत कराया गया है और केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में राज्य को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर जरूरत है तो उनके सर्टिफिकेट का भी प्रशिक्षण कर लें और उसके बाद ही जल्द से जल्द लाइसेंस उपलब्ध करा दें। शूटर्स हैं, स्वाभाविक रूप से उनको शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की आवश्यकता रहती है और ऐसे हमारे प्लेयर जो राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जब उनको अभ्यास करने के लिए जब लाइसेंस से इशू नहीं होगा तो वो अभ्यास क्या करेंगे। तो चूंकि मेरे पास में व्हाट्सएप पर ऐसे कई सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम हम कई समय से हमने अप्लाई किया हुआ है लेकिन संबंधित थाना जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत उसकी पीड़ा हुई और उसके बाद से मैंने जो गृह सचिव है उसको भी और जो DGP हैं उनको भी उन दोनों को इंगित करते हुए एक पत्राचार किया है कि इस विषय को हम लोग गंभीरता से लें, क्योंकि संबंधित शूटर को संबंधित प्रतियोगिताओं में जाना होता है, उससे पहले तैयारी करनी होती है और प्रतिभाग करने के लिए गन की आवश्यकता रहती है और वो गन भी बहुत महंगी होती है। तो समय रहते हुए उसकी प्रतियोगिता प्रभावित ना हो, वो वहां से मेडल लेकर आता, हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो इसमें समय कतई ना लगाएं, भारत सरकार ने भी इसमें छूट दी है। आप बेशक उनके सर्टिफिकेट्स का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत में आप शीघ्र कार्रवाई करते उन्हें लाइसेंस जारी करें। इस बात का समर्थन जो है मैंने किया है और मैंने इसके लिए DGP को आवश्यक दिशा निर्देश इस दिशा में देने के लिए भी कहा है। मुझे उम्मीद है कि चूंकि वे इस विभाग में पहले भी काम कर चुके हैं, वो इस समस्या से अवगत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें कोई उचित कार्रवाई करेंगे।
तो बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने बताया कि उनके लिए ये हर्ष का विषय है। वहीं भाजपा प्रदेश जो कि प्रवक्ता हैं हनी पाठक, उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करना देश के लिए गौरव की बात है। लालकृष्ण आडवाणी काफी लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा की नींव है जो उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि आडवाणी जी का योगदान इस देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ा रहा है और आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं कहीं ना कहीं इसकी बुनियाद आडवाणी जी के संघर्ष पे पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस संघर्ष को, लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में उनके योगदान को और जो भी आज बड़े बड़े इशूज जिनका समाधान हमारी सरकारें कर पा रही हैं उसको लेकर जन जागरण को जो उन्होंने किया समय समय पर, उसको रिकॉग्निशन मिल रही है और उनको जो भारत रत्न दिया जा रहा है ये हम सब पूरे देशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय, बड़ा हर्ष का दिन है। देखिए, ऐसा है, जनसंघ के समय में पार्टी की नींव रखने वाले सबसे वरिष्ठतम हमारे अगर कोई है व्यक्ति तो वो लालकृष्ण आडवाणी जी हैं और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है उसका सौभाग्य हम लोगों को देखने को मिला है। तो उसके लिए भी सबसे बड़े आंदोलनकारी अगर कोई रहे हैं तो हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी ही रहे हैं। उनको अगर ये भारत रत्न मिल रहा है तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का विषय है और हम इसको बहुत ही ज़्यादा गौरव की दृष्टि से देखते हैं और हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। देहरादून में ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने सरकार पर निलंबित उद्यान निदेशक यानी कि एचएस बवेजा को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद बवेजा अब हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार उन्हें रोकने में नाकामयाब रही है और बवेजा को ही यहां बचाने के लिए सरकार ने पहले भी सीबीआई जांच रुकवाने का प्रयास किया था। अब उन्हें बिना कार्यवाही कार्यमुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बवेजा यहां पर हिमाचल प्रदेश चले गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही मुश्किल हो जाएगी और इसलिए सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें हिमाचल जाने से रोके और जिससे मामले की सही से जांच हो सके। प्रप करने वाला ये फैक्ट है और जंगल राज ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में चल रहा है। उद्यान विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला, उस घोटाले का मुख्य आरोपी जो उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा गया हो, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीबीआई जांच जिसके ऊपर चल रही हो, वो कैसे इतनी बड़ी हठधर्मिता दिखा सकता है कि केवल एक सूचना वो मुख्य सचिव को कर गए हैं कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। वो किसी विश्वविद्यालय में थे, इससे पहले भी 3 साल के डेप्यूटेशन पे वो उत्तराखंड आए थे। बट मौजूद सवाल ये है कि कार्मिक विभाग से लेकर दूसरे विभागों तक उनकी फाइलों का संज्ञान न लिया जाना, उनके ऊपर अभी उनका सस्पेंशन चल रहा था। ऐसे में सीबीआई जांच को बीच में छोड़कर वो कैसे हिमाचल जा सकते हैं? क्या सीबीआई वाले अब हिमाचल उनकी धरपकड़ करने जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उद्यान विभाग में ये सब कुछ जो चल रहा है वो बिना मंत्री के इशारों के हो ही नहीं सकता। और क्यों गणेश जोशी ने सख्ती नहीं दिखाई बवेजा के ऊपर? और अब तो ऐसा लगता है कि बवेजा के हाथ में कोई ना कोई मंत्री की कमजोर नस जरूर थी। तो 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र होने जा रहा है, जिसके तहत आज सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रालय की बैठक यहां पर आयोजित होगी। वहीं विपक्ष भी विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस विधायक आप देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि विशेष सत्र में प्रदेश के ही ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। और ये भी बताते चले कि यहाँ आप देखिए इस बार विशेष विधानसभा सत्र में यूसीसी और 10% क्षेत्रीय या आरक्षण के ड्राफ्ट पर भी मुहर लग सकती है। 5 फरवरी से जो है विधानसभा का सत्र जो है आहूत किया गया है और 8 तक जो है सत्र चलेगा। सत्र की अवधि बहुत कम है और प्रदेश के अंदर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को जो है सदन के अंदर उठाने का काम करें, सरकार को घेरने का काम करें। और इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक जो है 4 फरवरी को जो है नेता प्रतिपक्ष ने आहूत की है, उस समय हम अपनी रणनीति तय करेंगे।
तो 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। एसएसपी देहरादून ने तमाम क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। वहीं पुलिस फोर्स को भी ब्रीफ किया गया है। इस बार विधानसभा में एंट्री करना आसान नहीं होगा। दिल्ली संसद में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया, जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजनीतिक अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है और खासकर इस तरह के लोग जो उनके पास पासेस नहीं है या अंदर जाना चाहते हैं, बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं होगी और सभी की इसमें चेकिंग फ्रेस्किंग के उपरांत ही सबको प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में सभी अधिकारियों से मीटिंग कर ली गई और ब्रीफिंग करके इसमें दून विश्वविद्यालय की ओर से समान नागरिक संहिता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समान नागरिक संहिता समिति की सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और इस कार्यक्रम में कॉलेज के बच्चे और अध्यापक भी शामिल रहे। सरकार ने मैं लाइन पढ़ रही कि आपके नोटिस ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुके हैं। अब ये ड्राफ्ट अभी सरकार के पास है, उसके बाद ये आज कैबिनेट में अप्रूव होकर विधानसभा में आएगा, तो अभी ये उन्हीं की संपदा है। तो एक बार ये डिस्कशन के लिए आएगा पब्लिक फोरम में, तभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। अभी हमने उनको जमा किया। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य रही हैं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड सरकार का जब से चुनाव हुआ है, उत्तराखंड की जनता से ये उनका वादा था कि राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करेगी और उसको राज्य में लागू करेगी। आज के 21वीं शताब्दी के दौर में कोई व्यक्ति अपने आप को अलग थलग रह करके आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमें पूरे समाज को आगे बढ़ाना होगा और इस प्रकार के कानून की, इस प्रकार के ड्राफ्ट की राज्य को ही नहीं बल्कि देश को आवश्यकता है। कोई अपने आप को एक विशेष वर्ग में रख करके आगे नहीं बढ़ सकता और इस प्रकार के ड्राफ्ट जिसमें यूनिफॉर्म हो, यूनिवर्सलिटी हो, जिसमें सबका हित समाहित हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट कमेटी के जो सदस्य थे वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक गए। जो राज्य का प्रथम गांव है वहां से लेकर के और दिल्ली तक, जहां प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, उनके साथ संवाद हुआ। समाज के प्रत्येक वर्ग से उन्होंने संवाद करने की कोशिश की और संवाद स्थापित करने के बाद जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों पर यह ड्राफ्ट तैयार है। मुझे लगता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के, समाज के प्रत्येक वर्ग का इससे हित होगा और यह राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने में सहायक होगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह सपना है कि उत्तराखंड की ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड जब 25 वर्ष का अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा तो वह देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो, इसके लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है और यह ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। देश के और राज्य इससे प्रेरणा लेंगे और वहां पर भी इस प्रकार के कानूनों का गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड सरकार ने ये महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वविद्यालय का यह गौरव रहा कि हमारी माननीय कुलपति महोदया इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने के एक सदस्य के रूप में उन्होंने, एक शिक्षाविद के नाते उन्होंने अपने दायित्व। तो उत्तराखंड के तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंदर बाघों की समस्या देखी जा रही है। बाघों की लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है। बताते चले कि पूरी तरह से यहां पर बाघों को लेकर काम करने की जरूरत है। लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या से जहां वन विभाग की एक और काफी तरीके से अब काम बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ मानव जीवन भी पूरी तरह से घटना को लेकर यहाँ पर इससे चिंतित है। ग्राफ बढ़ गया है और जो विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है
वर्ष 2018 में बाघों की गणना के अनुसार यहां तराई पश्चिम वन प्रभाग में ही 39 बाघ थे, जो बढ़कर अब 53 हो गए हैं, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। संख्या लगातार बढ़ ही रही है, जो कि हमारे संरक्षण और जो भी हमारे वन कर्मियों के दो प्रयास हैं उसके फलस्वरूप लगातार बढ़ रही है संख्या। तराई पश्चिमी की बात करें तो तराई पश्चिमी में वर्ष 2020 में ये 20 में जो आंकड़े जारी हुए थे, डाटा तो वो 2018 का था। 2018 का डाटा जो कि 2020 में जारी हुआ, उसमें जो उस समय इस डिवीज़न में टोटल बाघों की संख्या थी 39, और आज जो इस बार का जो डाटा अभी रिलीज हुआ है उसमें हमारी संख्या निकल के आ रही है 53 बाघ, जो कि हमारे इस तराई पश्चिमी क्षेत्र में हैं, जिसको कि हम इंडिविजुअली हम पहचानते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का बाघ है और यहीं रहता है। लेकिन इसके अलावा भी, मतलब ऐसा नहीं है कि 53 ही हैं, इसके अलावा भी इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं और ऐसे बाघ शामिल नहीं है कि जो कि हमारे किसी कैमरा में नहीं आए हैं। तो लगातार जो संख्या है इससे अधिक हो सकती है, लेकिन 53 तो मिनिमम है ही है। ये का नंबर बढ़ रहा है, आबादी भी जो है हमारे ह्यूमन आबादी भी बढ़ रही है, तो इसमें संघर्ष होना ज़रूरी है, हो ही रहा है संघर्ष, लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे जितने भी संरक्षण करने वाले लोग हैं उन सबके लिए चुनौती यही है कि किसी भी तरह से इस संघर्ष को रोकना है। सबसे बड़ी बात तो हमारा लोगों से यही अपील है कि जंगल की तरफ को कम से कम जाएं। जंगल जा रहे हैं, ज़्यादातर घटनाएं जो संघर्ष की हो रही है वो जंगल के अंदर हो रही हैं। बाहर निकलने के बाद और टाइगर द्वारा या किसी अन्य जानवर द्वारा लोगों को मारने की घटनाएं उतनी ज़्यादा नहीं, जितनी कि जंगल के अंदर लोग घास लेने, लकड़ी काटने या कुछ और कामों से जाते हैं, तो वहाँ पे ये घटना होनी ही स्वाभाविक ही है। तो इसलिए सभी से अपील है कि वो लोग जंगल में ना जाएं, और अगर जाएं भी तो अगर महिलाएं जंगल जा रही हैं तो एक झुंड के साथ जाएं, जहाँ 5-7 महिलाएं इकट्ठे रहें और अपना काम करके जो भी जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करें। होता क्या है कि जब महिलाएं यहाँ से तो जाती हैं और अंदर वहाँ जाने के बाद वो अलग अलग जा कर के अलग अलग हो जाती हैं सब जगह, कोई कहीं चली जाती, कोई कहीं। तो उस केस में क्या होता है, वो अकेले कोई मिल जाता है जानवर उनको, तो वो जानवर उनको अपना शिकार बना लेता है। तो ये इस तरह से है। बाकी जो मुआवजा है सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष में या फसल क्षति में, पशु क्षति में जो भी मुआवजा है वो बढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मुआवजा और उसकी प्रक्रिया बहुत सरल कर दी है, जैसे ही कहीं कोई घटना होती है तत्काल मुआवजा दिया जाता है। तो अब हमारा प्रयास यही है कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर रोक लगे और इस पर कम से कम हो ये घटनाएं, और इसके लिए लेकिन लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। केवल वन विभाग के प्रयास से ही। तो रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ही पनियाला रोड इलाके में ये बड़ा हत्याकांड हुआ था और पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल ने जोगेंद्र हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी के लालच में जोगेंद्र के बेटे ने छूटरों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी और इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 दिसंबर को गंगनहर थाना क्षेत्र में पनियाला रोड में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी जोगिंदर, इनकी हत्या की गई थी और उसमें काफ़ी जनाक्रोश भी उस समय था लोगों का, क्योंकि बिल्कुल 3 लोग इसमें सीसीटीवी में दिखाई दे रहे थे जिनके द्वारा ये हत्या की गई थी और पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए लगातार छानबीन शुरू की थी। हजारों सीसीटीवी फुटेज इसमें पुलिस के द्वारा खंगाले गए। अंततः कल इसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस ने की है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने जो मुख्य षड्यंत्र किया है, वो इसका ही बेटा जो अनुराग है, उसके द्वारा ये पूरा प्लानिंग की गई थी और उसमें जो लोग शामिल किए गए उसमें प्रिंस खटाना है, जिसके द्वारा लड़के जो प्रोवाइड कराए गए थे जिन्होंने ये हत्या की थी। तो पुलिस ने सभी की अरेस्टिंग की है। जो वेपन उसमें यूज़ हुए थे, सारे वेपन दोनों वेपन हमें पुलिस को मिल गए हैं और जो व्हीकल जिससे वो लोग आए थे वो भी पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है। सभी की अरेस्टिंग की गई है। देहरादून के ही मुख्य घंटाघर चौक पर यहां अक्सर ऑटो विक्रम के भारी संख्या में संचालन की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है और जिससे निपटारा करने के लिए यहां आरटीए की तरफ से बैठक भी की गई, जिसमें क्षेत्र के संचालित होने के बाद व्यावसायिक वाहनों पर जीपीएस लगाए जाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय का उत्तराखंड प्रदेश ऑटो एवं विक्रम महासंघ विरोध करता नजर आया। उन्होंने अपनी कुछ मांगे सामने रखी थी जिस पर गौर फरमाने की जरूरत थी। खुला हुआ व्हीकल है, उसमें गेट नहीं है, जीपीएस लगाया जाना उसमें किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बात है विक्रम और 3 व्हीलर के खिलाफ, तो ये आरटीओ और आरटीए प्रशासन पूंजीपतियों से मिलकर के विक्रम और 3 व्हीलर को
तरह तरह से प्रताड़ित कर करके हमको ये बाहर करना चाहते हैं। आज ई रिक्शा चल पड़ा है और चाहे वो ई ऑटो चल पड़ा है। तो आप बताइए, जब ये हजारों की संख्या में ये वाहन चलेंगे तो फिर सड़क पर ये देहरादून हो। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।